पेड मीडिया हाँ, जो सऊदी अरेबिया से, इसमें फंडिंग आता है, या जो पेड मीडिया फंडिंग करता है सऊदी अरेबिया को? नहीं, वो सऊदी अरब से पैसा आता है भारत के मीडिया समूहों को। कभी ये दिखाई, ये मत दिखाई, इसको उठा, इस नेता का इंटरव्यू ले, इसको ऐसे, इस शाहीन बाग को रिपोर्टिंग दे, तो ओबीसी इस बात का कोई, का इंटरव्यू निकाल। मतलब वही मैं इस पूछ रहा था कि इस बात का कोई प्रमाण भी है? नहीं, लॉजिक इस बात पे लॉजिक है। हाँ, प्रमाण नहीं, इसका कोई प्रूफ आपको कभी मिल भी नहीं सकता। बिल्कुल, वो छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, देखो किल स्विच है, तो अब इसका क्या प्रूफ मिलेगा? किल स्विच तो फ्रांस का जो कंपनी बना रहा है वो किल स्विच रख रहा है, उसके अलावा तो दुनिया का कोई आदमी बोल नहीं सकता। सबसे बड़ा लॉजिक यही हो सकता है कि अमेरिका ने अपने हथियार अपने यहाँ बनाना स्टार्ट कर दी। हाँ, तो बस कारण से, बस तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन वो दिख जाता है ना कि भाई ये हिंदू मुस्लिम को इग्नाइट करने वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सऊदी अरब से काफी पैसा आता है, और वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भी आता है। आज से नहीं आ रहा है, काफी टाइम से आ रहा है। अच्छा, एक बात और थी कि जैसे कि मैंने एक बारी राहुल जी की वीडियो देखी थी, तो उसमें वो इस्लाम और इस्लामिस्ट को अलग से बता रहे थे। हाँ, वो हार्डलाइनर है, वो इस्लामिस्ट हो गया। जी, हार्डलाइनर जो है वो इस्लामिस्ट। हर धर्म में होते हैं, क्रिश्चियन में भी होते हैं, इस्लाम में भी होते हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, और हिंदुओं में भी होते हैं। हिंदुओं में उतने नहीं होते, मतलब होते हैं पर वो हिंसक नहीं होते जी, ठीक है ना। पर हार्डलाइनर होते हैं पर हिंसा यूज नहीं होती। और क्रिश्चियन में भी होते हैं, वो हिंसा यूज करते हैं। और इस्लाम में भी जो हार्डलाइनर है वो हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। जी, जैसे मिशनरीज है तो वो हिंसा का इस्तेमाल करती है कन्वर्जन में, अब छोड़ दिया उन्होंने, पहले करती थी। और इस्लामिस्ट है वो आज भी हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। पर आप लोगों का इसमें क्या स्टैंड है कि क्या कुरान में ऐसी कोई बात है जो धर्म की देखो दुनिया की धर्म की किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हुआ, अपन उसके ऊपर कोई वो स्टेटमेंट ही नहीं देते, क्योंकि हमारा मानना है धर्म किताब में कुछ भी लिख दो, धर्म उस पर चलता ही नहीं। धर्म चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे। तो कुरान में क्या लिखा है उसका वैल्यू इस्लाम में 0 होता है। बिल्कुल, उसमें स्ट्रेंथ कहां से आती है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन है हर शुक्रवार को 2 बजे कम्युनिटी मस्जिद में इकट्ठी होती है। अब मौलवी जो बोलेगा वो इस्लाम है, बात खत्म। नहीं समझे? मुल्ला का इस्लाम। हाँ, वो मौलवी ने जो बोला वो इस्लाम है। अब कुरान में क्या लिखा है उससे कोई मतलब ही नहीं है अब, क्योंकि उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर है कि मौलवी अपना इस्लाम बता सकता है कम्युनिटी को। बिल्कुल। तो ये एक वो है, तो इसलिए धर्म में, कुरान में तुम कुछ भी लिखते रहो, धर्म के मजबूत होने कमजोर होने से कोई फर्क नहीं आता कभी। मतलब यूं समझो, और भी सिंपल वे में बोलूं तो आज के समय पे सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक ना एक तरह से इन्हीं सब के पावर के कंट्रोल है। इसमें आपको आरएसएस का भी एक आरएसएस भी ऐसा ही प्रॉब्लम है साथ। देखो इसमें सिंपल मैं जो शब्द यूज करता हूँ वो शब्द है पेड मीडिया। तो पेड मीडिया जो आदमी की ताकत के पीछे पेड मीडिया है वो उनका आदमी है। उनका आदमी मतलब उनका आदमी नहीं है पर उनके एजेंडे के अंदर है, तभी वो मीडिया में है, देख पा रहे हो उसको, वरना देख ही नहीं पाओगे। तो आरएसएस का तो पीएम बन गया, आरएसएस से तो मंत्री बने हुए हैं। आरएसएस जो पूरा मीडिया कवरेज, मतलब आरएसएस को मीडिया में मीडिया कवरेज मिलता है ना, बिल्कुल मिलता है, तो बस खत्म हो गई बात। वो मीडिया कवरेज मिलने की शर्त है, जब तक वो मिशनरीज के एजेंडे पे काम नहीं करता आरएसएस तब तक वो मीडिया में दिख ही नहीं सकता कभी। बिल्कुल। तो ऐसे करके जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों को आप टीवी पे देखते हो, अखबार में सुनते हो, मतलब टीवी पे अखबार में मीडिया देखते हो, बिल्कुल उनको कवरेज मिलता है। अगर उसको मीडिया कवरेज है, चाहे वो अमृत सेन है, चाहे वो रणवीर कपूर है, चाहे वो इस चीज के पीछे क्या लॉजिक था? सऊदी अरेबिया फंड कर रही पेड मीडिया को, इसके पीछे हम क्या लॉजिक समझे? उसके पीछे क्या है, देखो कि इसके पीछे बहुत काफी डीप थ्योरी है असल में कि जो जब गोरे गए थे 47 में तो वो भारत के कई टुकड़े करना चाहते थे, तो कई टुकड़े नहीं कर पाए, केवल 3 ही टुकड़े कर पाए, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान। हाँ, मतलब गोरों को पता था कि ये जो 2 टुकड़े हुए हैं ये 10-20 साल से ज्यादा चलने वाले नहीं है, ये 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो 20 साल बाद में बांग्लादेश अलग हो ही गया, क्योंकि भौगोलिक कारण था कि वो एक देश रह ही नहीं सकता था, तो बांग्लादेश अलग हो गया। तो ऐसे करके
ये 3 टुकड़े करके गए थे, पर उनकी मंशा थी इसके कई टुकड़े करने की, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो बाद में उन्होंने ये लगातार ध्यान रखा कि भाई भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं आनी चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण का कानून आ गया तो अगला टुकड़ा डेवलप हो जाएगा। नहीं, डेवलप से कोई मतलब नहीं है यहाँ। मेनली क्या है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं लाना। वो गोरे तय करके गए थे कि ये कानून नहीं छापना है, तो उनको पता है 50 साल में भारत के 2 टुकड़े और हो सकते हैं। ये उन्होंने कैसे तय किया था? वो तो साफ है ना, तय क्या करना है, दिखता है, साफ ही दिखता है। जैसे मैं आज ही बोलता हूँ कि मान लो भारत में 1990 में कानून छापा होता जनसंख्या नियंत्रण, तो भारत का टुकड़े होने की स्पीड बहुत धीमी हो जाती। और आज भी भारत के जब टुकड़े होने वाले हैं वो उसी वजह से होने वाले हैं, और अभी नहीं होंगे तो 10 साल 20 साल ये कानून मत छापो तो हो ही जाने वाला है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून है वो नहीं लाना, उसका मतलब है कि आप भारत का टुकड़ा करना चाहते हो, इसके लिए तो आप कानून नहीं ला रहे हो, और कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें। डेवलपमेंट तो फालतू बातें है, ये सब घुसा रखी है रास्ते में। बिल्कुल। लॉजिक क्या है कि मुस्लिम जो है, अगर कहीं पे उनकी आबादी का थ्रेशोल्ड 50-60% क्रॉस कर जाएगा, 70% क्रॉस कर जाएगा, तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो मैं जानता। तो उसके लिए क्या है, मुस्लिम में उनके जो भी फतवे फुतवी है उसके हिसाब से परिवार नियोजन वो लागू नहीं करते, तो उनकी ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आप जनसंख्या नियंत्रण यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट केवल जनसंख्या नियंत्रण अपन ने कानून दिया है उसका, वो कानून छाप दो और काम हो जाएगा। मतलब जनसंख्या नियंत्रण में वो 10 पत्नियों से 2 बच्चे करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता? नहीं, कर ही नहीं सकते ना, बायोलॉजिकल लिमिट डाल दी ना हमने, कभी 2 बच्चे, जहां पुत्र हुआ वहां स्टॉप करना पड़ रहा है उसको। बायोलॉजिकल, आप शादी 100 कर लो, बच्चे 2 ही होंगे वैसे। अच्छा। मतलब जैविक पिता जैविक माता, वैसी बात है। तो अपन ने जो कानून लिखा है उसमें ये टर्म यूज किया है। जी, आप तो बता रहे थे कि इसमें उन्होंने ऐसा किया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत में 2 चाइल्ड लॉ कानून नहीं आना। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी वजह रही, पहला। फिर दूसरा कानून क्या था, तो फिर उन्होंने सऊदी अरब को जब टेक ओवर किया 1960 में, तो उन्होंने फिर इस्लाम में हिंसा का प्रचार करने के लिए, वहाबी विचारधारा के लिए सऊदी अरब को उकसाना और फंडिंग देना शुरू किया। तो फिर वो वहाबी विचारधारा शुरू हुई, फिर उनको उन्होंने सपना दिखाया कि भाई तुम ये बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बना सकते हो और कश्मीर अलग हो जाएगा तो ये मुगलिस्तान बन सकता है। इसके लिए उन्होंने बांग्लादेश से बांग्लादेशी घुसपैठिए भेजने के लिए सऊदी अरब ने निवेश करना शुरू किया। तब से सऊदी अरब पैसा देता है भारत के सांसदों को कि 2 चाइल्ड लॉ कानून नहीं डालना है। मतलब ये 1960 से स्टार्ट हो गया था? हाँ, वो तब से शुरू हुई है। तो 2 चाइल्ड लॉ नहीं डालना, इसलिए आरएसएस ने कभी भी 2 चाइल्ड लॉ कानून डालने की मांग करी नहीं अपनी जिंदगी में, क्योंकि जैसे ही ये मांग बढ़ाते तो इनकी फंडिंग बंद हो जाती थी, क्योंकि इनको भी बहुत सऊदी अरेबिया से पैसा आता था। मतलब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, 98 में बीजेपी के ही नेताओं ने हमें बोली थी कि भाई ये वहां से सऊदी अरब से पैसा आता है 2 चाइल्ड लॉ नहीं डालने का। दूसरा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में आने देने का। तो कुछ उस समय कुछ पैसा आता था कि भाई बांग्लादेश नेता ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था? नहीं, हुआ आपने सामने हमारे बातचीतों में उसमें बात। अच्छा। तो बाद में उधर से ये 2 कानून के लिए पैसा आता था। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में आने देने का, उनको बंगाल में और असम में बसाने का। अच्छा। तो स्कीम क्या थी कि 2-4 करोड़ बांग्लादेशियों को अगर भारत में घुसा दिया। इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत ज्यादा घुसाई गई थी। ये मेनली शुरू हुए 1990 से, जब वार हुआ था तब काफी सारे लोग आए थे, उनके कैंप बना के इंदिरा गांधी ने उनको वहीं पे बॉर्डर के पास में सबको रखा था, और बंगाल में चुनाव जीतने के लिए। नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। देखो, असल में भारत ने हमला क्यों किया था, इसी वजह से इंदिरा ने हमला किया था, इंदिरा गांधी ने, कि भाई उसने बोला था कि भाई ये जो इमिग्रेशन आ रहे हैं मैं इनको देश में नहीं आने दे सकती, मैं इनको अलाउ नहीं करूंगी। तो उसने क्या किया, उधर से जो इमिग्रेशन आता था उसको उसने बॉर्डर के ऊपर ही कैंप बना के ठहरा दिया। अच्छा। और फिर उसने अमेरिका को बोला कि भाई पाकिस्तान को बोलो कि अगर इधर इमिग्रेशन आया तो मेरे को फौज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बांग्लादेशियों को अलाउ नहीं करूंगा। तो अमेरिका
के साथ में वार्ता फेल हो गई और बाद में उसने ऑर्डर दिए। उस समय विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर था, तो वो हेनरी किसिंजर था, उसने लेके फिर बोला कि भाई इंदिरा को भी तुम हमला मत करो, तुम दखल मत करो। तो इंदिरा गांधी ने बोला भाई मेरे इधर जो लोग आ रहे हैं उनको मैंने बॉर्डर पे रोका है, तो मैं नहीं रोकूंगी, आते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इस बात पे ही तो भारत ने हमला किया था फिर। तो उस समय पे उस समय पे प्रधानमंत्री कौन था वहाँ का, अमेरिका का? अमेरिका का प्रधानमंत्री अब याद नहीं आ रहा है, शायद रीगन था, ध्यान नहीं। कौन सा ईयर था ये? 1971। हाँ, तो बाद में फिर हमला किया इंदिरा गांधी ने, और हमला करने के बाद में फिर 1990 से बांग्लादेशी घुसपैठ ये उन्होंने ट्रिगर किया था 90 में। मैंने कोरा पे आर्टिकल लिखा है, उसमें पूरा सीक्वेंस लिखा है कि जब 1989 में, क्या नाम है आर्टिकल का? वो ऐसे आर्टिकल का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, पर भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव का कारण क्या, वहां पे मिल जाएगा आपको ये। अच्छा, भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव का कारण क्या। तो ये तनाव शुरू हुआ 1989 में। 89 में क्या हुआ, सोवियत रूस टूट गया था। तो जब सोवियत रूस टूट गया तो फिर अमेरिका ने भारत में 90 में घुसना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस टूट गया तो भारत में नेताओं को जो बेकिंग रूस से आ रही थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल। बाद में फिर उन्होंने घुसना शुरू किया भारत में। तो अब भारत में उनको हिंदू मुस्लिम इग्नाइट करना था, तो उसके लिए उन्होंने फिर बीजेपी को और आरएसएस को फंडिंग देना शुरू किया था 90 में। तो ये मंदिर आंदोलन, रथ यात्राएं, ये सब अमेरिका द्वारा फंडेड है, और उसमें सऊदी अरब से भी बहुत पैसा आया था ताकि बीजेपी को खड़ा किया जा सके। तो उस समय घटना की जरूरत थी कि भाई इसको उभारा कैसे जाए। तो फिर उन्होंने कश्मीर पंडितों के पलायन वाला इवेंट खेला। तो उन्होंने हथियार दिए, और उसमें बीजेपी को सब पहले से मालूम था कि भाई वहां पे ये इवेंट होने वाला है, और ये इवेंट होता है तो हम पार्टी खड़ी कर सकते हैं इस इवेंट पे। बाद में वो इवेंट हुआ और बीजेपी ने, ये कैसे आप कह सकते हैं कि उन्हें सब मालूम था? मतलब ये भाई मालूम ऐसे था क्योंकि उस समय वहां पे 10 दिन पहले से अखबारों में आ चुका था कि वो हिंदुओं को कश्मीर छोड़ो, ऐसे अखबार, सुनो सही, मैं बता रहा हूँ ना। तो उस समय वो अखबारों में आने लगा था, और मस्जिदों से वो सार्वजनिक रूप से कहने लग गए थे कि भाई तुम यहाँ से जगह छोड़ दो, तुम भाग जाओ। तो कुछ 2000 के लगभग हथियारबंद समूहों का दस्ता टोटल था, 2-3 हजार, ठीक है ना। बाद में 2000 ने और ज्वाइन किया, 5000 टोटल थे। तो उस समय वहां का गवर्नर जो था, उसने काफी बार रिपोर्ट भेजी कि भाई यहाँ पे तुम मिलिट्री रूल दे दो, सेना भेज दो, तो ये रुकेगा, वरना ये किसी नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी भाई, वो वीपी सिंह सरकार था। अच्छा, वीपी सिंह का? हाँ, वीपी सिंह का सरकार था जी। तो भाई भेजो, काफी बोला उसने, गवर्नर ने। और पूरी कश्मीर को पता था कि भाई यहाँ पे किसी भी समय पे अभी ये हथियारबंद हमले होंगे। और वो जो 3-4 हजार का दस्ता था, वो 10 दिन पहले से रोज धमकी दे रहा था। तो उसने काफी बोला, पर वीपी सिंह ने आर्मी नहीं भेजी, और बीजेपी का सपोर्ट से वीपी सरकार चल रही थी, और बीजेपी ने भी उसको नहीं बोला कि तू आर्मी भेज। अब बोलो क्या सबूत चाहिए? ये अपने आप में काफी बड़ा सबूत है भाई। जब तुमको पता है, दुनिया पता है, 15 दिन पहले से सबको पता है, अखबारों में ऐलान कर दिया था मस्जिदों से, तो तुमने आर्मी क्यों नहीं भेजी? बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं भेजी। तो उस समय सरकार को सपोर्ट कौन दे रहा था? आडवाणी और वाजपेयी की सरकार थी, 86 MP थे इनके पास। बिल्कुल। तो इन्होंने सरकार नहीं गिराई, इन्होंने वीपी सिंह से सपोर्ट नहीं लिया वापस जी। तो वो अभी इन्होंने सोचा कि अगर वहां पे ये कत्लेआम हो गया तो हम उसको पूरे भारत में बेच के पार्टी खड़ी कर देंगे। तो जब वहां से 1 लाख पंडित भाग के आए भारत में, बस उसी इवेंट से बीजेपी खड़ी हुई है। क्योंकि उस समय 92 में, जैसे 92 से 98 तक हमारी जितनी शाखाओं में ये सब मीटिंगें होती थी ना जी, तो 4 घंटे की मीटिंग है, तो पूरे 4 घंटे यही डिस्कस होता था कि भाई ये बात लोगों तक पहुंचानी है कि वहां पे ऐसे ऐसे हो गया है, नहीं समझे तो बीजेपी ज्वाइन करो। तो वो इवेंट को उन्होंने बाद में, उसमें हमने भी बेचा, हम भी उसी में थे, क्योंकि हम भी शामिल थे। हमने भी, आप कभी आरएसएस के थिंक टैंक्स में भी रहे होंगे? नहीं, आप बस कार्यकर्ता थे उस समय, एज काफी कम थी हमारी।
जी। तो हम भी लोगों को बोलते थे बीजेपी ज्वाइन करो, वरना कश्मीर में हुआ जो पूरे देश में हो जाएगा, बीजेपी ज्वाइन करो। तो हमने बहुत लोग ज्वाइन कराए, हमने बहुत रसीदें काटी फिर। तो हमको जो प्रेशर आ रहा था मतलब हमारे अंदर जो आ रहा था कि बीजेपी ज्वाइन करो, उसका रीजन यही था कि भाई कश्मीरी पंडितों का पलायन। बिल्कुल तो बिल्कुल। अल्टीमेटली उस इवेंट से फायदा किसको हुआ वो बताओ अब? बीजेपी को ही हुआ ना। बीजेपी को फायदा हुआ। तो वो बीजेपी ने पूरी पार्टी खड़ी कर ली उस इवेंट से। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। तो वहां से ये शुरू होता है सब कुछ। तो सऊदी अरेबिया जो है बाद में उसने बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठिए भेजने शुरू किए। जी। अब पूरा प्लानिंग क्या है, अभी असम को अलग करना है उनको। तो अभी वो अच्छा। 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसा चुके हैं असम और बंगाल में। तो जो चिकन नेक एरिया है उधर वो वेपन देना शुरू करेंगे। हाँ, वो एक बंदे ने बोला भी था अभी, जो कौन बंदा? शर्जील इमाम। हाँ, वो उसने अभी क्या, हम 7-8 साल से बोल रहे हैं कि उधर जब वेपन आना शुरू होंगे ना, तो वो 10,000 20,000 वैसे AK-47 सऊदी अरेबिया वाला पूरा कंटेक्स्ट क्या इसी आपके पोस्ट में है क्यों भारत हाँ में? हाँ हाँ हाँ, उसमें होगा थोड़ा थोड़ा। सभी में 3-4 जवाब लिखे हैं इस पे। मतलब अगर अगर आप मुझे सऊदी अरेबिया वाला कुछ ऐसा आप दे जिसमें वृहद नहीं, वो एक्सपीरियंस हो गया। पर्टिकुलर उसका नाम लिख के नहीं है, पर उसका रेफरेंस बहुत आर्टिकल में मिल जाएगा आपको। अच्छा। उसका अगर आप रेफरेंस वो काफी जगह मिल जाएगा एक अलग तो मैं अलग इसमें जगह। देखूंगा अगर मतलब आप। देखो, पर्टिकुलर कोई सऊदी अरेबिया को पकड़ के कोई आर्टिकल नहीं लिखा, पर कोई भी इवेंट है तो उसका जहाँ पे रोल है उसका जिक्र मैं वहां डालता हूँ। मतलब उस रिलेशन में जो भी आपके आर्टिकल्स हैं, आप हाँ। मुझे, अभी तो आपको सिर्फ यही याद होगा, आप मुझे वैसे बता देंगे कि और कौन से रिलेटेड नहीं, वो है देखो जहाँ आप थोड़ा थोड़ा उसमें बताएं। ऊपर देख लेना, हिंदू मुस्लिम और ये सब गाय गुई, जैसे गाय कटती रहे उससे भी सऊदी अरेबिया काफी जैसा भेजता है कि गाय का कानून नहीं बनाना। मतलब देखो पूरा खेल कैसे है, सिंपल वे में कुछ ऐसे कानून है जो नहीं होने से और जिनके होने से भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव बढ़ता है। वो सारे कानून सऊदी अरेबिया के फायदे के होते हैं जी। वो तनाव सऊदी बढ़ता है। अरेबिया के अलावा दूसरे जो मुस्लिम देश है उन्हें अमेरिका कंट्रोल नहीं करता? देखो इसमें इजिप्ट वगैरह? नहीं, इसमें 2 गुट है। इसमें 2 गुट है। एक गुट है जो ईरान वाला, हाँ शियाओं का। हाँ, और एक गुट है ये सऊदी अरेबिया सुन्नी इस्लाम। हाँ। तो ये दोनों गुट है। तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को टेक ओवर कर रखा है। और पाकिस्तान जो अभी पिछले 2-3-4 साल छोड़ दो, 5 साल छोड़ दो, तो 5 साल पहले तक में तो पाकिस्तान था, वो भी अमेरिका के पंजे में था। ठीक है। अब किसके पंजे में है? अब वो तो चला गया, वो चाइना की तरफ। अच्छा हाँ, सॉरी, वो चाइना की तरफ चला गया और इसलिए वो तुर्की की तरफ चला जाएगा। तो वो पाकिस्तान, ईरान और चाइना, तुर्की, ये ग्रुप नया हो गया अब। और इधर हो गया ईरान और आपके ये चाइना और ये सब हो गया। तो अब ये पोलराइजेशन अब होगा, जो खेमे बनेंगे चाइना और रशिया की तरफ, कुछ इस्लामिक मुल्क चाइना रशिया की तरफ चले जाएंगे और कुछ इस्लामिक मुल्क है वो अमेरिका की तरफ चले जाएंगे, यानी सऊदी अरेबिया की तरफ चले जाएंगे। अमेरिका इजिप्ट को कंट्रोल करता है? नहीं, देखो एक बात समझो, दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क को अमेरिका कंट्रोल नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। एक ही सूरत है, वहां अगर उसकी सेना है तो कंट्रोल रहेगा। उसकी वजह गैदरिंग है। इस्लाम जहां है वहां गैदरिंग होती है। इस वजह से पेड मीडिया का वहां पे कुछ चलता नहीं है, और पेड मीडिया का नहीं चलता है तो कंट्रोल 2 ही तरीके से हो आएगा, या तो मीडिया से ले लो या वेपन से ले लो। तो किसी भी इस्लामिक मुल्क में अमेरिका का कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकता? मीडिया की चलती नहीं है इस्लामिक मुल्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वैसा। वो गैदरिंग है ना। तो मीडिया ने फूंक मारी, कोरोना कोरोना कोरोना। 2 मैनिफेस्टो में भी एक्सप्लेन किया सऊदी अरेबिया वाला। हाँ, 2 तारीख को इस्लाम, 2 तारीख को मस्जिद में मौलवी ने बोल दिया कोरोना फर्जी, बिल्कुल, तो खत्म हो गया कोरोना। अब तो मीडिया की जो फूंक है उसको मौलवी उड़ा देता है। तो इसलिए इस्लामिक कंट्री में अमेरिकन कंट्रोल सिर्फ तब आता है जब अमेरिका वहां सेना उतारता है, जैसे ईरान, जैसे अफगानिस्तान। तो वहां उसकी सेना उतरती है तभी कंट्रोल मिलता है, वरना नहीं मिल सकता कभी। इजिप्ट में उसकी सेना नहीं है? पता नहीं है, देखना पड़ेगा जी।
और अफगानिस्तान जो है हाँ। वो भी अमेरिका के अंडर ही है पूरा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान में दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा है जो अमेरिका के सपोर्ट से जो सरकार है वो अमेरिका के कंट्रोल में, उसके हाथ में कुछ हिस्सा है, पर बड़ा हिस्सा है वो तालिबान के हाथ में है। और तालिबान पूरा अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। वो उनके पास खुद के वेपन है और वो लड़ते रहते हैं। वो लड़ाई चल रही 20 साल हो गए। तालिबान मैन्युफैक्चरर है खुद अपने आप में? देखो, दोनों चीजें हैं। पहली बात तो वहाँ पे उनको गन बनाने आते हैं, AK-47 राइफल बनाने आते हैं, तो वो राइफल खुद बनाते हैं। और जो कमी होती है तो रशिया से और पाकिस्तान से वेपन आ जाते हैं उनके पास। रशिया और पाकिस्तान? हाँ, रशिया से भी आते हैं। पाकिस्तान से कैसे आते हैं? पाकिस्तान सरकार नहीं भेजती है उनको, पर पाकिस्तान में खैबर दर्रा जो है वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। खैबर पास कॉपी गूगल करना मिल जाएगा। तो खैबर पास? खैबर पास कॉपी, खैबर पास कॉपीज, हाँ, जहाँ सारे कॉपी हथियार बनते हैं। हाँ, तो वहाँ 5-7 हजार में AK-47 राइफल बन जाती है और बहुत बड़े पैमाने पे बनती है। तो वहां से वेपन अफगानिस्तान में आ जाते हैं और बाद में फिर वो उससे लड़ते हैं। दूसरा, रशिया से आ जाते हैं, उससे लड़ते हैं। और तीसरा, वो खुद भी बना लेते हैं और लड़ते रहते हैं। तो अफगानिस्तान ऐसे करके 200 सालों से लड़ रहा है।